सदियों पुरानी बात है, जब प्रतापगढ़ नाम के राज्य पर राजा सिंधु सिंह का राज था। राजा सिंधु सिंह एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। परंतु सिंधु सिंह ने बड़ी ही कुशलता से अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और अपनी प्रजा की खुशहाली, अब यही राजा का लक्ष्य था। उसके राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से समय बीता। अब राजमाता ललिता को राजा के विवाह की चिंता रहने लगी। एक दिन राजमाता ललिता ने सिंधु सिंह से कहा, बेटा सिंधु सिंह, मैं चाहती हूं कि तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी बुद्धि और वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में फैले हुए हैं, इसलिए कई राज्यों के राजा अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज चुके हैं। पड़ोस के ही राज्यों में से 3 राजाओं ने अपनी बेटियों के रिश्ते तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इन तीनों में से किसी एक राजा की बेटी के साथ विवाह कर लेना चाहिए। सिंधु सिंह ने कहा, परंतु तीनों में से किसी एक राज्य के साथ संबंध स्वीकार करने का मतलब है कि बाकी 2 राजाओं के साथ दुश्मनी मोल ले लेना, पर शादी तो किसी एक के साथ ही करनी होगी। राजमाता ललिता ने कहा, तो इस बात का हल तुम्हें ही निकालना होगा। सिंधु सिंह अपनी मां की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने महल में आने का न्योता भेजा और साथ ही ये भी कहलवा दिया, राजकुमारियों में से जो भी मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगी, उसी को वो अपनी रानी स्वीकार करेंगे। सिंधु सिंह का प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु तीसरा राजा, जिसका नाम विनय सिंह था, वो बहुत ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी इतनी बुद्धिमान नहीं है कि इस परीक्षा में वो खरी उतर सके। परंतु वो ये भी चाहता था कि हर हाल में उसका विवाह सिंधु सिंह जैसे साहसी और बुद्धिमान राजा के साथ हो जाए। इस समस्या के हल के लिए उसने अपने सभी महामंत्रियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हर हाल में राजा सिंधु सिंह के जैसा जमाई चाहते हैं। राजा ने सभी महामंत्रियों के सामने जब अपनी ये समस्या रखी, तब उनके एक मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम राजकुमारी चांदमणि की जगह पर उनके बचपन की सहेली, जो कि दासी प्रतिमा है, उसको भेज देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अक्लमंद, होशियार और हाजिर जवाब है। मेरे ख्याल से राजकुमारी की जगह पर उसे भेज देना ठीक रहेगा। बाद में शादी के वक्त हम राजकुमारी को फेरों में बिठा देंगे। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने मंत्री की सलाह मानते हुए राजा सिंधु सिंह ने अपनी बेटी चांदमणि की जगह पर उसके बचपन की सहेली यानी दासी प्रतिमा को
प्रतापगढ़ राजमहल में भेजने का फैसला कर लिया। साधारण नैन नक्श वाली प्रतिमा राजकुमारी चांदमणि के कपड़ों और आभूषणों में सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। पालकी में बिठाकर उसे पूरी शानो शौकत के साथ प्रतापगढ़ राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा बाकी 2 राज्यों की राजकुमारियां भी प्रतापगढ़ राजमहल में पहुंच चुकी थी। तीनों राजकुमारियों का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी मेहमानवाजी में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी गई। इसके बाद राजा सिंधु सिंह ने तीनों राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था राजमाता ललिता के कक्ष में ही कर दी। उनके खाने पीने और मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। 1 दिन तक विश्राम करने के बाद अगले दिन तीनों राजकुमारियों को निश्चित समय पर राज दरबार में बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को वहां पर उचित स्थान पर बिठाया गया और फिर राजा सिंधु सिंह ने राज दरबार में घोषणा करते हुए कहा, मैं राजा सिंधु सिंह अपने पड़ोस के राज्यों से आई हुई तीनों राजकुमारियों का दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो राजकुमारियां और बाकी सभी लोग हमारी इस खास राज्यसभा का मकसद तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं कि मैं इस भरी सभा में तीनों राजकुमारियों के सामने अपने 3 प्रश्न रखूंगा और तीनों राजकुमारियों को अपनी चतुराई और होशियारी का परिचय देते हुए उन तीनों सवालों के सही सही जवाब देने होंगे और जो भी राजकुमारी उन सवालों के सही जवाब देगी हम उसके साथ विवाह करेंगे। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ पलों के लिए राज दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सभी राज दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और बड़े ही ध्यान से राज दरबार में होने वाली कार्यवाही को देखने लगे। सभी की नजरें राजा सिंधु सिंह पर जाकर रुकी। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा के मन में वे 3 सवाल कौन से हैं। राजा सिंधु सिंह ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि वो कौन सी ध्वनि या आवाज है जो कानों को सबसे प्रिय और मधुर लगती है। जैसे ही राजा का प्रश्न पूरा हुआ, सबसे पहले राजकुमारी लीलावती ने जवाब दिया, महाराज कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है और सभी के कानों को ये अच्छी लगती है। इसके बाद दूसरी राजकुमारी यमुना ने कहा, महाराज मेरे विचार से संगीत सभी के मन को सुकून देता है और वह सबको प्रिय लगता है। संगीत से ज्यादा मधुर और प्रिय लगने वाली आवाज इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती। अब बारी थी चांदमणि बनी हुई प्रतिमा की। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वह मुस्कुराई और फिर बोली, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले महाराज आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। प्रतिमा बोली, महाराज निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान और सभी युद्ध कलाओं में निपुण राजा हैं।
इसके साथ साथ आप एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के भी स्वामी हैं। आज हर राज्य का राजा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सच तो ये है कि आप जैसा मीठा बोलने वाला और सुंदर दिखने वाले राजा से कोई भी राजकुमारी विवाह करना अपना सौभाग्य समझेगी। प्रतिमा की ऐसी बातें सुनकर राजा सिंधु सिंह मुस्कुराया और फिर कहने लगा, ये सब कुछ तो ठीक है, परंतु ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तब वो बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी हैरानी से प्रतिमा को देखने लगे। राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं? तब प्रतिमा बोली, महाराज, प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे हुए कुछ शब्द जो कि असत्य भी नहीं थे, परंतु आपकी प्रशंसा में कहे गए थे, उन्हें सुनकर आपके दिल में जो खुशी हुई वो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। राजकुमारी का जवाब सुनकर दरबार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग प्रतिमा की इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। राजा सिंधु सिंह भी प्रतिमा का ये जवाब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने अपना अगला प्रश्न राजकुमारियों के सामने रखा। राजा ने पूछा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही वो मीलों दूर तक विचरण कर सकता है? राजकुमारी लीलावती अब बिल्कुल खामोश थी, परंतु दूसरी राजकुमारी यमुना बोली, महाराज, इसका जवाब है ईश्वर, यानी परमात्मा ईश्वर अपनी इच्छा से पलक झपकते ही कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास ऐसी ताकत कहां? वहां मौजूद सभी लोग राजकुमारी की इस बात से सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें चांदमणि की ओर घूम गई। वो कहने लगी, महाराज, ईश्वर का वास हर जगह नहीं बल्कि कण कण में है। फिर उन्हें कहीं भी विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु पल भर में पंख लगाकर वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है। अब तो राजमाता सहित सभी दरबारी चांदमणि बनी हुई दासी की तारीफ करने लगे। सभी लोग उसी को अपनी भावी रानी के रूप में देखने लगे थे कि ये बुद्धिमान राजकुमारी ही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा सिंधु सिंह ने अपना तीसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पछतावा होता है। अब पहली दोनों राजकुमारियां बिल्कुल खामोश थी, परंतु चांदमणि बोली, महाराज, अब तक मुझे यह समझ में आ गया है कि आप एक जिद्दी राजा हैं। आप तो न्याय करना भी नहीं जानते, वरना 2 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप मुझे विजेता घोषित कर चुके होते, परंतु आपका घमंड आपको ऐसा नहीं करने दे रहा। आप तो अभी भी प्रश्नों की झड़ी लगाए हुए हैं।
प्रतिमा की ये बात सुनकर राजा, राजमाता और सभी दरबारी सख्ते में आ गए। सभी लोग चांदमणि के अचानक इस बदले हुए बर्ताव से बहुत ही हैरान थे। राजा सिंधु सिंह क्रोधित होते हुए कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हें अपनी चतुराई पर बहुत ही घमंड है। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य के राजा की राजकुमारी ना होती तो ऐसी गुस्ताखी करने के लिए तुम्हें सजा भी दी जा सकती थी। तुम जाकर अपने पिता को कह देना कि उनके और हमारे बीच में अब किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बन सकता। अब तो दोनों राज्यों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता रहेगा। ये कहकर राजा सिंधु सिंह अपनी गद्दी से उठा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ये सारा नजारा देखकर बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। राजा ने राजकुमारी चांदमणि को वापस अपने राज्य लौट जाने का आदेश दे दिया। अगले दिन जब राजा का गुस्सा कुछ ठंड हुआ तो उसने जाने से पहले राजकुमारी चांदमणि से मुलाकात की, उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, राजकुमारी, कल क्रोध में आकर मैं आपसे कुछ ज्यादा ही कह गया था। आप मेरी उस बात को एक राजा की नहीं बल्कि एक क्रोधी आदमी की बात समझिएगा। मैं उस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। अगर हमारा विवाह आपके साथ नहीं भी हुआ तो ऐसे हालात में भी हमारा आपके राज्य के साथ दोस्ती का संबंध ही रहेगा, दुश्मनी का नहीं। मैं गुस्से में कही गई, अपनी बात को वापस लेता हूं। आप हमारे राज्य में आई हैं, आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए ईश्वर का रूप होता है। इसीलिए आपके साथ क्रोध में किया गया मेरा व्यवहार और अपने अनुचित शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। चांदमणि के भेष में खड़ी प्रतिमा मुस्कुराने लगी और फिर बोली, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही हुई बात आप जैसे राजा की हो या फिर किसी साधारण आदमी की, अंत में पछतावा ही देती है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, तो राजकुमारी, क्या आपने ये सब कुछ हमें क्रोधित करने के लिए किया था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर और पलकों को झुकाकर हां का इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे। राजा ने उसी समय राजकुमारी चांदमणि को अपनी भावी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया गया और फिर राजा सिंधु सिंह राजकुमारी चांदमणि के नजदीक गया और बोला, राजकुमारी, आप अपने पिता से कहिए कि वह बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे। ये कहते हुए सिंधु सिंह ने चांदमणि के हाथों में राजमाता का दिया हुआ एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी बनी हुई प्रतिमा बोली, सुन, पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए। खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए। पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की अब मेरी पहचान।
ये बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। लेकिन अब राजा सिंधु सिंह उसकी कही हुई बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वो इतना जानता था कि राजकुमारी ने अगर कुछ कहा है तो इस बात में कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। इधर चांदमणि के पिता राजा विनय सिंह को जब इस रिश्ते की खबर मिली तो वह बहुत ही खुश था। उन्होंने पूरे जोरों शोरों के साथ शादी की तैयारी शुरू कर दी। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारातियों के स्वागत के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए गए। और फिर वो दिन आ गया जब राजा सिंधु सिंह बारात लेकर विनय सिंह के राज्य में आ चुका था, जहां पर बारात के ठहरने के लिए इंतजाम किया गया था। वहां के इंतजाम देखकर सभी बाराती दंग रह गए। शुभ मुहूर्त पर राजा सिंधु सिंह को मंडप में बिठाया गया। ऋषि जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी हुई असली राजकुमारी चांदमणि को मंडप में लाया गया। सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी हुई दुल्हन घूंघट लिए हुए मंडप में आ चुकी थी। सभी बाराती ये देखकर फूले नहीं समा रहे थे और वो दुल्हन की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रहे थे। कुछ यही हाल राजा सिंधु सिंह का भी था। राजमाता मंडप में आई और विनय सिंह से कहने लगी, राजन, क्या आप हमें हमारी बहू का सुंदर मुखड़ा नहीं दिखाएंगे? विनय सिंह बोला, राजमाता, मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं, परंतु हमारे कुल की परंपरा के अनुसार मंडप में दुल्हन अपना घूंघट नहीं उठा सकती। शादी की सभी रस्में हो जाने के बाद ही ये अपने चेहरे से घूंघट हटाएगी। उससे पहले घूंघट हटाना हमारे कुल में अपशकुन माना जाता है। राजमाता ने कहा, ठीक है विनय सिंह जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बहू का चेहरा बाद में देख लेंगे। इसके बाद विवाह की बाकी रस्में शुरू की गई। इसी दौरान राजा सिंधु सिंह का ध्यान राजकुमारी के हाथ की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगलों से सजा हुआ था, परंतु उसमें सिंधु सिंह का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी राजा सिंधु सिंह को विदाई के समय राजकुमारी की कही गई वो बात याद आ गई और वो दुल्हन की तरफ देखते हुए कहने लगे, दुल्हन के इस रूप में किया साज श्रृंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहां बिसार। अब राजकुमारी चांदमणि ये सुनकर हैरान रह गई और वो इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि ऐसी किसी प्रेम निशानी की बात तो दासी प्रतिमा ने उसे बताई ही नहीं थी। इस पर राजा सिंधु सिंह ने ऋषि को मंत्र रोकने का आदेश दिया और कहने लगे, ये वो राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। यदि मेरा विवाह होगा तो मैं उसी राजकुमारी के साथ करूंगा जिसने मेरे सवालों का जवाब दिया था, वरना मैं ये विवाह नहीं करूंगा। अपनी पोल खुलती हुई देखकर राजकुमारी के पिता विनय सिंह राजा सिंधु सिंह की मिन्नतें करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु राजा सिंधु सिंह किसी भी हालत में विवाह करने को तैयार नहीं थे।
इस पर राजा विनय सिंह ने सोचा कि यदि वह राजा सिंधु सिंह की बात मानते हुए उनका विवाह दासी प्रतिमा के साथ करवा दे तो उनकी बेटी का दिल टूट जाएगा, और अगर मैं इस रहस्य को उन्हें ना बताऊं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तो वह प्रतिमा को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और यही राजा सिंधु सिंह के लिए सजा होगी। राजा सिंधु सिंह ने जब राजा विनय सिंह से उस लड़की के बारे में पूछा जो उनके महल में आई थी, तो विनय सिंह ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात के वापस लौटने तक आ चुकी थी। इस बात से पूरे महल में हड़कंप मच गया। यह खबर दासी प्रतिमा तक भी जा पहुंची, जिसे राजकुमारी चांदमणि के महल में नजर बंद कर दिया गया था। वो तो जैसे इसी खबर के इंतजार में बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा जरूर होगा। तब प्रतिमा ने कमरे से बाहर देखा जहां पकवान बन रहे थे। प्रतिमा ने उन्हीं में से एक चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर कमरे के पर्दों में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धू धू करके जलने लगे। महल में लगी इस आग से हाहाकार मच गया। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात सेनापति ने सभी दासियों को एक एक करके वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। इन दासियों में प्रतिमा भी शामिल थी और फिर सभी दासी एक पंक्ति में मंडप से होकर गुजरने लगी। चलते समय प्रतिमा ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छुपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसने वो बर्तन नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई इस आवाज से सिंधु सिंह और बाकी बारातियों का ध्यान उस तरफ गया। प्रतिमा जल्दी जल्दी से वहां पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। तभी सिंधु सिंह की नजर उसके हाथ में पड़े हुए उस कंगन पर पड़ी जो उसने ही पहनाया था। सिंधु सिंह को ये समझते हुए देर ना लगी कि ये तो वही राजकुमारी है जिसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था। तभी तो इसने अपनी अक्लमंदी से सिंधु सिंह को अपने वहां पर होने का सबूत दे दिया। ये देखकर सिंधु सिंह मुस्कुराया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, तो अब मैं आपको किस नाम से पुकारूं राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए वो बोली, प्रतिमा। राजा विनय सिंह समेत अब सभी लोगों को ये आभास हो गया था कि सिंधु सिंह प्रतिमा को पहचान चुका है। समय की नजाकत को देखते हुए विनय सिंह ने सिंधु सिंह से अपनी गलती की माफी मांग ली और उसी मंडप में प्रतिमा का कन्यादान करके विवाह संपन्न कर दिया गया। और राजा सिंधु सिंह ने भी दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का संबंध कायम रखने का वचन दे दिया। इसके बाद कन्या को विदा कर दिया गया। इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से एक दासी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा सिंधु सिंह भी खुश थे कि उन्हें प्रतिमा के रूप में एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार पत्नी मिली है। जब राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने राज्य में पहुंचे तो प्रजा के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कई दिनों तक उनके राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों में दान किया
और फिर वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वो इन दोनों के रुकने की व्यवस्था और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था कर दें। उन दोनों के साथ आए हुए दोनों पंडितों ने अमित और सुमित का परिचय अपने गुरुजी से करवाया और स्वयं भी उनकी बारात में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, वैसे तो पंडितों को ग्रस्तों के कार्यक्रम और समारोहों से बचना चाहिए, परंतु शास्त्रों के अनुसार सात्विक ग्रस्तों की संगत में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम इन दोनों बच्चों के साथ जयपुर जा सकते हो और फिर विधि के अनुसार इनका विवाह करवा के जल्द ही वापस लौट आना। उन दोनों पंडितों को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर अमित और सुमित बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनकी इतनी लंबी यात्रा अब निरस नहीं रहेगी और बारात में भी अब 3 से बढ़कर 5 आदमी हो गए थे। सभी लोगों ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे चल दिए। अब तो सुजान, अमित और सुमित की सभी चिंताएं मिट चुकी थी। हरियाणा में स्नान करने के बाद सुमित की बैलगाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। अभी वे लोग राजस्थान की तरफ पहुंचने वाले थे कि तब बड़े पंडित ने सुजान से कहा, सुजान जी, आप ऐसा कीजिए कि बैलगाड़ी को नदी के किनारे पर बसे हुए स्वामी रामानंद के आश्रम में ले चलिए। हमारा आज रात का विश्राम उन्हीं के आश्रम में होगा और आगे की यात्रा भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही की जाएगी। सुजान ने गाड़ी पंडित की इच्छा के अनुसार आश्रम में जाकर रोक दी। भोजन के पश्चात सभी को स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी जी ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरुजी का संदेश मिल चुका है। अब आगे की यात्रा आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और आपकी गाड़ी इस पहाड़ी रास्तों पर चलने में सक्षम नहीं है और बाकी की सारी व्यवस्था आपको ऋषि जी समझाएंगे। अब आप सभी लोग विश्राम कीजिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी बड़ी ही शांति से उनके कमरे से बाहर आ गए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुमित और अमित उस आश्रम की व्यवस्थाएं देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि हम लोग तो बहुत ही तेजी के साथ दिल्ली से राजस्थान तक आए हैं, परंतु फिर भी हमारे पहुंचने से पहले गुरुजी का आदेश स्वामी जी तक पहुंच गया और उसी के अनुसार सारा इंतजाम कर दिया गया। सुबह उनके उठने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी और फिर सुबह का भोजन करने के बाद वे सभी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके 2 शिष्यों के साथ आगे के लिए चल दिए, क्योंकि आश्रम की बैलगाड़ी को हाँकने के लिए इन शिष्यों को स्वामी जी ने भेजा था। अब बैलगाड़ी में सवार 7 लोग धार्मिक चर्चाएं करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और जयपुर पहुंचने से पहले
वो पंडित राजमोहन दास के गुरुकुल में जा पहुंचे। अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात के समय गुरुकुल में आराम करने के बाद सुबह सुबह पंडित राजमोहन जी ने सभी को बुलाया। पंडित राजमोहन जी ने उन सभी से शादी के इंतजामों के बारे में पूछा, मगर यहाँ पर तो सिर्फ दूल्हे सुमित के अलावा और कोई भी इंतजाम नहीं था। ना सहरा, ना पोशाक, ना बैंड बाजा और उपहार के नाम पर सुमित की मामी की दी हुई सिर्फ एक साड़ी थी। पंडित राजमोहन जी ने सुझाव दिया कि जैसा भी हो सकेगा गुरुकुल की ओर से सारे इंतजाम किए जाएंगे। मगर सुमित पंडित राजमोहन जी को धन्यवाद देते हुए बड़ी ही विनम्रता से इसके लिए इनकार कर देता है। उसका कहना था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और अगर मेरी असलियत देखकर ही साहूकार जी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं ये सब दिखावा नहीं करना चाहता। परंतु पंडित राजमोहन जी नहीं माने। वो बैलगाड़ी की सजावट कराकर ही माने। वो सारा दिन इन्हीं सभी इंतजामों में बीत गया। तब पंडित राजमोहन जी ने पंडित जी को एक सलाह दी कि जयपुर पहुंचने से पहले रास्ते में एक देवी माता का मंदिर है जो यहाँ से सिर्फ 2-3 मील ही दूर है और ऐसी मान्यता है कि देवी माँ उस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले देवी माता के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही जयपुर में सेठ श्रीधर की हवेली की तरफ जाया जाएगा। देवी माँ जो भी करेंगी वो शुभ ही होगा। और इसके बाद बैलगाड़ी देवी माँ के मंदिर की तरफ चल पड़ी। वहां पर वे सभी उतरे और मंदिर में देवी माँ के दर्शन किए, पूजा आराधना की। मंदिर के ऋषि जी ने सुमित को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा मंगल हो। माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारा विवाह सुख शांति से पूरा हो जाएगा। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए पलटे तो उनके सामने 7 श्रृंगार से सजी हुई एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के साथ आई हुई एक महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ से आए हैं आप? अमित ने जवाब दिया, माता जी ये मेरे बड़े भाई साहब सुमित है और हम इनके विवाह के लिए बहुत ही दूर से यहाँ पर आए हैं। इस पर वो महिला हंसने लगी और बोली, ये तो पंडित राजमोहन जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ पर जा रहे हैं? पंडित महाराज ने उत्तर दिया, देवी ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और इस समय जयपुर के साहूकार श्रीधर के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी कुसुम के साथ होना तय है। अपना नाम सुनकर कुसुम चौंक पड़ी। अरे ये तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ पर है? कुसुम ने सुमित को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। देखने में तो सुमित उसे पहली बार में ही पसंद आ गया। इसके बाद कुसुम ने बुआ जी से कहा कि वे इनसे पूछे कि इनकी बाकी बारात और इंतजाम क्या है।
बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ पर है? और आपकी तो किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं लग रही। सुमित ने जवाब दिया, माताजी मेरी बारात में बस यही 5 आदमी हैं। ये भी रास्ते में ही हमसे जुड़े हैं। घर से तो हम केवल 3 लोग ही चले थे। बुआ जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी शादी कुसुम से होकर ही रहेगी। इसके बाद बुआ और कुसुम के साथ सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुमित अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर साहूकार श्रीधर ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था जो सुमित की बारात की सूचना उस तक लेकर आएंगे। अब तो शादी को सिर्फ 4 दिन ही बचे थे, परंतु बारात का कोई अता पता नहीं था। साहूकार जी को शंका हुई कि कहीं ब्राह्मण और नाई अपना काम ठीक से करके आए भी हैं या नहीं। उन्होंने फौरन रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिया कि साहूकार जी बारात दूर से आ रही है, इसलिए शायद देरी हो गई। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर सूचना दी, साहूकार जी बारात आ गई है। ये सुनकर साहूकार जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई बारात में कितने आदमी हैं? तो नौकर बोला, सेठ जी सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। साहूकार तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर साहूकार ने सुजान से पूछा, भाई बाकी बारात कहां पर है? बाकी कितने लोग और बारात में आ रहे हैं? सुजान ने साहूकार को नमस्कार करते हुए कहा, साहूकार बारात में तो हम सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। इसके बाद सुजान ने सारी बात सच सच साहूकार को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद साहूकार आग बबूला हो गए। उन्होंने रिश्ता तय करने वाले नाई और मुनि से पूछा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे दोनों कहने लगे, साहूकार हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुमित के पिताजी भी एक साहूकार थे और उनकी 9 मंजिला हवेली है और वो लड़का हर तरह से आपकी बेटी के योग्य है। चाहे आप खुद ही परख लीजिए। तब साहूकार के मुनीम ने सलाह दी कि मालिक बारात के ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसी वक्त इन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं होगा। साहूकार मंत्री की बात मानकर कुछ शांत हो गए और बारात को ठहरा कर वापस अपने घर लौट आए। इस दौरान सुमित और अमित दोनों बिल्कुल शांत ही रहे। साहूकार जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तब लड़की के मामा ने कहा, देखिए लड़का गरीब है, परंतु अगर वो योग्य है तो उसे एक बार परखना ठीक रहेगा। कुसुम की मां ने कहा कि अगर वो हमारा घर जमाई बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। वर्षों से हमें जो बेटे की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन साहूकार अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ घर से में जा पहुंचे जहां पर बारात को ठहराया गया था।
तब उसकी पत्नी ने सुमित से कहा, बेटा तुम बहुत ही गरीब हो। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाएगी। इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहाँ पर घर जमाई बनकर रहो। ये सुनकर सुमित शांत रहा और फिर बोला कि उसे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात ना बनती देखकर साहूकार वापस अपने घर आ पहुंचे। कुसुम को जब ये पता चला कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया है, तो उसके मन में सुमित के लिए आदर और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुमित से ही करूंगी, नहीं तो मैं सारी उम्र कुंवारी ही रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे साहूकार और उसकी पत्नी मान तो गए और वो इस शादी के लिए राजी भी हो गए, पर मन ही मन में साहूकार इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद बेटी को दान दहेज में कुछ भी ना देने का फैसला कर लिया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अगर शादी के बाद किसी ने भी कुसुम को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और फिर विदाई की घड़ी भी आ गई। साहूकार की कसम के कारण किसी भी रिश्तेदार ने कुसुम को कोई भी भेंट नहीं दी। कुसुम को सिर्फ एक साड़ी, जो कि उसकी मामी सास ने दी थी, उसी में विदा कर दिया गया। कुसुम इस बात से बहुत ही दुखी हुई। तब उसने अपनी माँ को परखने के लिए कहा, माँ तुम मुझे 50 रुपया तो दे ही सकती हो। तब माँ ने ये कहकर मना कर दिया, बेटी मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का ही है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इस तरह कुसुम की डोली वहां से विदा हो गई, अपने साथ आए हुए बारातियों को उनकी जगहों पर छोड़कर और सभी बारातियों का धन्यवाद करके। कुसुम, अमित और सुमित सभी अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जब वे लोग रास्ते में थे, तब कुसुम ने कहा कि हम सभी लोगों को मामा जी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद भी बारात में नहीं आए, इसलिए वो हमारी शादी से खुश नहीं होंगे। तब अमित ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा कि हमें मामा जी के घर ना जाकर अपनी हरियाणा वाली पुश्तैनी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का बर्ताव उन सभी के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर सुमित हरियाणा जाने के लिए राजी हो गया। हरियाणा में अपनी पुरानी खंडरई पर पहुंचकर उन्होंने सुजान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। उन सब ने मिलकर उस पुरानी हवेली की सफाई की, उसे रहने लायक बनाया गया। रात को थक हार कर वे सभी लोग सो गए। रात को सोते हुए सुमित को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, जहां पर उसके लिए कुछ उपहार रखे हैं। नींद खुलते ही सुमित ने सपने वाली बात अपनी पत्नी और अपने भाई को बताई। सुबह होते ही वे सभी हवेली के तहखाने में पहुंच गए।
जहां एक संदूक में उन्हें लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। ये देखकर उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस धन से सुमित ने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो हरियाणा का सबसे धनवान सेठ बन गया और साथ ही साथ उसने अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया। एक दिन की बात है। कुछ सोने के व्यापारी 100 घोड़ों पर सोने लाते हुए हरियाणा शहर में पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाजों में लोगों से सोने खरीदने के लिए कहने लगे। परंतु शर्त ये थी कि एक ही आदमी को अनेक सोने खरीदने होंगे और उसे सारा भुगतान एक ही बार में असरफिया के रूप में करना होगा। पूरे हरियाणा शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उन सोने बेचने वालों को सलाह दी कि आप लोग एक बार 9 मंजिला हवेली के मालिक सेठ सुमित के पास चले जाओ। शायद वहां पर तुम लोगों के सोने बिक जाएं। सोने के व्यापारी सेठ सुमित की 9 मंजिला हवेली के बाहर आकर जोर जोर से सोने बेचने के लिए आवाज लगाने लगे। सुमित ने पहले तो सोने खरीदने से मना कर दिया, परंतु फिर उसकी पत्नी कुसुम ने बताया कि यह घोड़े उसके पिता के ही द्वारा सोने बेचने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है कि इतना सोने कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और सुमित को ये सारा सोने खरीदकर सेठ श्रीधर का ये घमंड तोड़ देना चाहिए। सुमित ने कहा कि हम इतने सारे सोने का क्या करेंगे। तब कुसुम बोली कि हमारी हवेली में जो इतना काम चल रहा है, तो हम यह सारा सोने घर में लगा देंगे ताकि हमारे घर की दीवारों में चमक और महक आए। सुमित अपनी पत्नी की बात पर राजी हो गया और उसने सारा सोने खरीद लिया और उस सोने को घर में लगा दिया। इसके बाद उसने सोने के व्यापारियों को सोने के सिक्के दिए और उन्हें जलपान करवा के वापस भेज दिया। सारा सोने बेचकर जब वे लोग अपने असली मालिक सेठ श्रीधर के पास पहुंचे, तो उन्होंने सारा किस्सा अपने मालिक सेठ श्रीधर को कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद सेठ श्रीधर हैरान रह गया कि इतना बड़ा सेठ कौन है, जरूर इस सेठ से जाकर मिलना चाहिए। साहूकार ने अपने नौकरों से हरियाणा के सेठ सुमित का नाम और पता पूछ लिया। तब नौकरों ने उस सेठ का नाम और पता बताने से उन्हें मना कर दिया और ये कहा कि हरियाणा के उस सेठ ने उन्हें कसम दिलाई है कि उस सेठ का नाम और पता वो किसी को नहीं बताएंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है, नाम पता ना बता सको, पर तुम हम लोगों को वहां पर ले जा तो सकते हो। तो नौकर इस बात पर राजी हो गए। साहूकार ने जल्दी से जल्दी अपने व्यापार के सारे काम निपटाए और सारी जिम्मेदारी मुनीम को सौंपकर वो अपनी पत्नी और नौकरों के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थानों पर होते हुए अपमान किया था। आखिरकार वे लोग हरियाणा शहर में पहुंच गए। सेठ जी की बग्गी हरियाणा में
एक आलीशान 9 मंजिला हवेली के सामने आकर रुक गई। वे लोग बग्घी से नीचे उतरे। तभी सामने से उनकी बेटी कुसुम आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर साहूकार श्रीधर और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए, परंतु अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे लोग बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। उसकी पत्नी ने कुसुम को आवाज लगाई। बेटी ने अपनी मां को तो देखा, परंतु वह आगे नहीं बढ़ी। साहूकार और उसकी पत्नी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। तब साहूकार जी ने कहा, बेटी हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ कुसुम के पास भेजी, परंतु कुसुम ने वह भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे स्वीकार करती हूं तो ये मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 50 रुपए तक नहीं दिए गए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर साहूकार और पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुमित वहां पर आ पहुंचा। अपने सास ससुर को रोते हुए देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। जब उसे सारी बात का पता चला तो उसने कुसुम को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। कुसुम ने अपने माता पिता से ये कहते हुए माफी मांगी कि मैंने इनके साथ जो भी बर्ताव किया वह इन्हीं से सीखा है। सुमित अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आया। वैसे तो वे लोग घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, पर सुमित ने कहा कि वे लोग सिर्फ कुसुम के ही माता पिता नहीं बल्कि उसके भी माता पिता हैं। 2-3 दिन अपनी बेटी के घर में रहने के बाद साहूकार और उसकी पत्नी वापसी में कुछ दिन तक रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने सुमित जैसे एक नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया था, परंतु अपनी बेटी और अपने जमाई को सुखी और संपन्न देखकर वे दोनों बहुत ही खुश थे। प्राचीन काल की बात है। एक राजा था। उस राजा का नाम वीर प्रताप था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम स्वर्णलता था। राजकुमारी स्वर्णलता बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। राजकुमारी स्वर्णलता के बाल सुनहरे थे जो सोने जैसे दिखते थे। राजा वीर प्रताप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसके हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन के बात है, राजकुमारी स्वर्णलता अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग से सटे जंगलों में शिकार करने के लिए गई थी। थोड़ी देर शिकार करने के बाद सारी सहेली एक झरने के पास बैठ गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, ठंडी बहती हवा और रंग बिरंगे फूल, बहुत ही ज्यादा मनमोहक दृश्य था। झरने और नदी का पानी बिल्कुल सफेद चांदी की तरह चमक रहा था। ये देखकर राजकुमारी स्वर्णलता की सहेली अपने आप को रोक नहीं पाई।
और नदी में नहाने चली गई। जब सहेलियों ने राजकुमारी स्वर्ण लता को बुलाया तो उसका भी मन हो गया कि चांदी से सफेद और ठंडे पानी में कुछ देर स्नान कर लूं। अब सारी सहेली नदी में खेलने लगी और स्नान करने लगी। जब राजकुमारी स्वर्ण लता नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए। कुछ देर स्नान करने के बाद राजकुमारी स्वर्ण लता और उसकी सारी सहेली महल लौट आई। स्वर्ण लता के सुनहरे सोने से बाल बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गए। संयोग से उस राज्य के राजा का पुत्र भी अपने दोस्त के साथ उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर शिकार करने के बाद वे दोनों दोस्त नदी पर पानी पीने के लिए चले गए। राजकुमार शमशेर सिंह जैसे ही पानी पीकर उठा तो उसे कोई चीज सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दी। राजकुमार शमशेर सिंह ने आगे बढ़कर देखा तो सुनहरे रंग के सोने जैसे 2-4 बाल आपस में उलझे हुए चट्टान पर रुके हुए थे। सुनहरे सोने के बाल को देखकर राजकुमार शमशेर सिंह को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसने आगे बढ़कर जल्दी से उन बालों को उठा लिया। उन सोने के बालों को देखकर राजकुमार शमशेर सिंह के दोस्त ने कहा, राजकुमार शमशेर सिंह, ये तो सुनहरे सोने के बाल हैं। इतने लंबे चमकते हुए सोने के बाल किसके हो सकते हैं? तब राजकुमार शमशेर सिंह ने कहा, इतने चमकते हुए सोने के बाल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। राजकुमार शमशेर सिंह को सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी में चारों ओर ढूंढने लगा, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोनों मित्रों ने सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी के आसपास के जंगलों में ढूंढा, परंतु कोई नहीं था। वहां अब शाम हो चुके थे। तब शमशेर सिंह के मित्र ने कहा, राजकुमार शमशेर सिंह, यहां तो कोई नहीं है। लगता है ये सोने का बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए यहां आ गए हैं। अब तो शाम हो चुकी है। जंगल में अंधेरा छाने लगा है। अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो सभी बहुत चिंता करने लग जाएंगे। और दोनों मित्र लौटकर राजमहल आ गए, परंतु राजमहल आकर भी राजकुमार शमशेर सिंह उसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसकी भूख प्यास मिट गई और वह बेशुद्ध अपने कमरे में ही पड़ा रहा। वे सिर्फ राजकुमारी की यादों में खोया रहता। महारानी को जब अपने बेटे की इस दशा के बारे में पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई। वह तुरंत युवराज के पास गई और उसे खाने को कहा, परंतु युवराज ने खाना खाने से मना कर दिया। युवराज अब बहुत बीमार रहने लगा था। महाराज महारानी किसी को भी युवराज की उदासी का कारण पता नहीं था। महाराज और महारानी के पूछने पर भी युवराज ने अपनी उदासी का कारण नहीं बताया। तब महाराजा ने युवराज के मित्र यानी अपने मंत्री के बेटे को युवराज के पास उसकी उदासी का कारण पूछने के लिए भेजा। जब मंत्री के पुत्र ने युवराज से जाकर
उनकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो युवराज टालते रहे, फिर अपने मित्र के बहुत जोर देने के बाद युवराज ने कहा कि वो सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब मंत्री के बेटे ने कहा, युवराज, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी महाराज को बताता हूं। महाराज तुरंत आपका विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा देंगे। और जब मंत्री का बेटा महाराज के पास गया, उन्हें सारी बात बताई कि कल शाम जब वे शिकार करने गए थे और नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां उनको किसी राजकुमारी के 4 सुनहरे सोने के बाल मिले। अब युवराज उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही महाराजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि जाओ और सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाकर उसके घर विवाह का पैगाम भेजो। फिर महाराज युवराज के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी के साथ करवा दूंगा। तुम खाना खा लो। अपने बाप की ये बात सुनकर युवराज खुश हो गया और उसने खाना खा लिया। अब युवराज धीरे धीरे ठीक होने लगा। इधर महाराज के आदेश अनुसार मंत्री ने सिपाहियों को लेकर चारों ओर रवाना कर दिया कि वे सभी सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाएं। परंतु 1-2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। जब युवराज ने ये बात सुनी कि सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो वे फिर से बीमार हो गए। महाराज अपने बेटे को फिर से बीमार होता देख बहुत ही परेशान हो गए और तब राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस सोने के बालों वाली राजकुमारी की तलाश करेगा या उसके बारे में कुछ भी पता लगाएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब इनाम के लालच में राज्य के बहुत से लोग सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाने के लिए रवाना हो गए, परंतु किसी को भी सुनहरे सोने के बालों वाली राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। इधर युवराज की बीमारी अब बढ़ती जा रही थी। तब सम्राट ने परेशान होकर अपने मंत्री को ये आदेश दिया कि अगर वे 2 महीनों के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगा पाया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सम्राट के हुक्म के कारण परेशान मंत्री ने जब अपने घर में आकर बताया कि अगर उसने 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो सम्राट उसे मृत्यु दंड दे देंगे। तब अपने पिता को परेशान देखकर मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाऊंगा। और ये कहकर मंत्री के बेटे ने एक चूड़ी वाले का वेश बनाया और नदी किनारे चलना शुरू कर दिया। आसपास जो भी गांव थे वहां जाकर वो आवाज लगाने लगा, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, लाल हरी पीली, लाल गुलाबी नीली, चूड़ियां ले लो,
अब उसकी आवाज सुनकर गांव की कई लड़कियां उसके पास आ जाती हैं और चूड़ियां खरीदने लगती हैं। तब मंत्री का बेटा उन्हें चूड़ियां भी बेचता है और उनके बाल भी देखता है। जब उसे किसी के भी बाल सुनहरे सोने से ना दिखते हैं तो वो उनसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में पूछता है कि क्या उनके गांव में कोई सोने के बालों वाली लड़की रहती है, पर उसे ना में ही जवाब मिलता है। इस तरह से 2 महीने पूरे होने में अब केवल 12 दिन बचे थे। मंत्री का बेटा ये सोचकर परेशान था कि अब उसके पिता का कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए अब उसने और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। आखिरकार चूड़ियां बेचता बेचता वो एक दिन राजकुमारी स्वर्णलता के राज्य पहुंच जाता है और चूड़ियां ले लो की आवाज लगाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर उस राज्य के न्याय अधिकारी की बेटी वहां चूड़ियां लेने आ जाती है। जब वो उस लड़की को चूड़ियां बेच रहा था तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सुनहरे सोने के हो। संयोग से वो न्याय अधिकारी की बेटी राजकुमारी स्वर्णलता की सखी थी। उसने चूड़ी वाले से कहा, हाँ, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं। तब चूड़ी वाले का वेश बनाए। उस मंत्री के बेटे ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसके बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं। तब उस न्याय अधिकारी की बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं। तब चूड़ी वाले ने कहा, हो ही नहीं सकता। अगर ये बात सच हुई कि तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं तो मैं ये सारी चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तब उस न्याय अधिकारी की बेटी ने कहा, मैं क्यों हारूं? राजकुमारी स्वर्णलता मेरी सखी है, मैं अभी इसका सबूत तुम्हें देती हूं। और ये कहकर न्याय अधिकारी की बेटी राजकुमारी स्वर्णलता के कक्ष में गई और उसकी कंघी से 2 बाल लेकर आई और उस चूड़ी वाले को दे दिए और कहने लगी, इन बालों को ध्यान से देख लो। अब तो मान गए ना कि हमारी राजकुमारी स्वर्णलता के बाल सोने के हैं। ये देखकर मंत्री का बेटा बहुत खुश हो गया कि उसकी तलाश आज पूरी हो गई। उसने कहा, तुमने सच कहा, तुम्हारी राजकुमारी स्वर्णलता के बाल तो सोने के हैं, तुम शर्त जीत गई हो और अब ये सारी चूड़ियां तुम्हारी हुई। ये कहकर मंत्री के बेटे ने वे सारी चूड़ियां न्याय अधिकारी की बेटी को दे दी और तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को रवाना हो गया। 2 महीने पूरे होने में अब मात्र 1 दिन बचा था। मंत्री का बेटा बहुत परेशान हो रहा था कि कहीं अपने राज्य तक पहुंचने में देर ना हो जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं चलने के कारण सम्राट गुस्से से आग बबला हो गया था। मंत्री की तो डर से सांसें अटकी हुई थी कि ना जाने अब किस पल उसका कत्ल कर दिया जाएगा।
राज दरबार के अन्य सभी लोग महाराज से अनुरोध कर रहे थे कि वे मंत्री को मृत्युदंड की सजा ना दे, परंतु सम्राट अपने फैसले से टस से मस ना हुआ और अब वह मंत्री के कत्ल का आदेश देने ही वाला था कि उसी समय मंत्री का बेटा सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सारी जानकारी लेकर राज दरबार में पहुंच गया। उसने महाराज से कहा, सम्राट मेरे पिता को माफ कर दे, उन्हें मृत्यु दंड की सजा ना दे। मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी की सारी जानकारी लेकर आ गया हूं। यहां से लगभग 300 मील दूर बलियापुर राज्य है, जिसकी राजकुमारी स्वर्ण लता के बाल सुनहरे सोने के हैं। ये खबर सुनकर सम्राट बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत ये आदेश दिया कि राजकुमारी के घर मेरे बेटे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाने के कारण राजकुमार शमशेर सिंह बहुत खुश हो गया। उसकी सारी बीमारी चली गई। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी और अब सम्राट के आदेश अनुसार ढेर सारे सोने चांदी और उपहारों के साथ राजकुमारी स्वर्ण लता के यहाँ युवराज के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का ये प्रस्ताव पाकर बलियापुर के राजा वीर प्रताप बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी राजकुमारी स्वर्ण लता के लिए इतने बड़े राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया है। राजा वीर प्रताप ने खुश होकर तुरंत ये खबर अपनी बेटी राजकुमारी स्वर्ण लता को बताई। तब युवराज स्वर्ण लता ने कहा, पिताजी मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूं। इसके लिए मैं युवराज से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर वे इसमें कामयाब हुए तभी मैं उनसे विवाह करूंगी। अगर वे इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे तब मैं ये समझेंगी कि वे बेवकूफ हैं और मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। आप संदेशवाहक को विवाह के शर्त का संदेशा देकर वापस भेज दें। इधर युवराज को जब पता चला कि सोने के बाल वाली राजकुमारी स्वर्ण लता उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है और उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहती है, तो वे बहुत परेशान हो गए। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है। युवराज को परेशान देखकर उसके मित्र मंत्री के बेटे ने कहा, युवराज आप परेशान ना हो, आप राजकुमारी के विवाह की शर्तों को मान ले। तब युवराज ने कहा, मित्र तुम ये क्या कह रहे हो? विवाह की शर्तों को मान लूं, इसका मतलब है प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, और अगर मैं सही उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा राजकुमारी से विवाह नहीं होगा और बदनामी होगी सो अलग। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मंत्री के बेटे ने कहा, युवराज अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो 1 दिन का समय मांग लेना, मैं आपको प्रश्न का सही उत्तर बता दूंगा। फिर अगले दिन आप राजकुमारी को उसके प्रश्न का उत्तर दे देना। युवराज अपने मित्र की बातों से बहुत खुश होता है और सम्राट के पास जाकर कहता है,
पिताजी, मैं बलियापुर राज्य जाकर राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। युवराज की बातें सुनकर सम्राट ने तैयारियों का आदेश दे दिया और 2-4 दिन बाद एक बड़ी सी फौज के साथ युवराज और उसका मित्र यानी मंत्री का बेटा सफर करते हुए राजकुमारी स्वर्णलता के राज्य जा पहुंचे। वहां उनकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन दरबार लगाया गया और सभी लोग दरबार पहुंचे, जहां एक और युवराज, उनके मित्र और उनके सभी सहयोगी बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णलता अपनी सहेली और सहयोगियों के साथ बैठी हुई थी। पूरा दरबार भरा हुआ था। खूब सारे लोग आए हुए थे। अब युवराज को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तब राजकुमारी स्वर्णलता ने युवराज से पहला प्रश्न किया और कहा, बताइए युवराज, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? ये प्रश्न सुनते ही सारे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। युवराज भी परेशान हो गया और सभी सोचने लगे, भला कोई व्यक्ति 30 दिनों तक कैसे जाग सकता है? यहाँ पर जो लोग एक दिन की नींद भी नहीं लेते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो 30 दिन तक भला कोई कैसे जाग सकता है? इस सवाल से परेशान होकर युवराज ने अपने मित्र की ओर देखा। तब मंत्री के बेटे ने इशारा किया और युवराज ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय दे। तभी थोड़ी देर बाद राजकुमारी स्वर्णलता की एक सखी खड़ी हुई और उसने कहा, हमारी होशियार और दुलार राजकुमारी युवराज को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय देती है। और इसके साथ ही राज दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग दरबार से चले गए। आराम कक्ष में जाकर युवराज बहुत परेशान था और सभी यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तभी मंत्री का अक्लमंद बेटा हंसने लगा। अपने मित्र को हंसते देखकर युवराज ने कहा, इतना कठिन प्रश्न है, मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। तब मंत्री के बेटे ने युवराज के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर युवराज भी खूब हंसे। और फिर अगले दिन राज दरबार लगा, जहां एक और युवराज और उसके समर्थक बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णलता और उसकी सहेलियां बैठी थी। फिर राजकुमारी ने अपना पहला प्रश्न दोहराया कि बताइए युवराज, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? तब युवराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी रात में सोए और दिन में जागकर इस तरह से कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। अब 30 दिनों तक वो जागेगा और रात में सोएगा। युवराज का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा।
सबने युवराज के दिमाग की खूब तारीफ की और युवराज की जय हो का नारा लगाया गया। थोड़ी देर बाद फिर से राजकुमारी स्वर्णलता ने कहा, युवराज, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूं, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, 21,034 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। अब बताइए ये क्या है? ये प्रश्न सुनते ही सब दरबारियों का दिमाग चक्कर खाने लगा। युवराज भी परेशान हो गया। फिर उसने अपने दोस्त की ओर देखा। दोस्त ने उसे इशारा किया। फिर युवराज ने स्वर्णलता से कहा, राजकुमारी साहिबा, आपका प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे फिर से एक दिन का समय दीजिए। इसी के साथ फिर से दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष चले गए। आराम कक्ष में बैठा युवराज प्रश्न का उत्तर सोचते हुए परेशान हो रहा था। तभी उसके पास बैठा मंत्री का बेटा हंसने लगा। उसको हंसते देखकर राजकुमार कहने लगा, दोस्त, मैं यहां परेशान हूं और तुम फिर से हंसे जा रहे हो। तब मंत्री के बेटे ने युवराज के कान में कहा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। युवराज ने कहा, इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब युवराज बहुत खुश था। अगले दिन फिर से दरबार लगा, जहां एक और युवराज और उसके मित्र बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णलता और उसकी सखी बैठी थी। राजकुमारी ने फिर से युवराज से प्रश्न किया, बताइए राजकुमार, 4 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। बताइए युवराज, ये क्या है? तब युवराज ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी स्वर्णलता की ओर देखा और कहने लगा, राजकुमारी साहिब, आपके प्रश्न का उत्तर है, हमारी हथेलियां, अंगूठा बना राजा और बाकी 4 उंगलियां बनी रानियां और हर एक काम में अपना इनका साझा। अब युवराज का ये उत्तर सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी कहने लगे, वाह युवराज, वाह, युवराज की जय हो, क्या उत्तर दिया है। फिर दरबार जब शांत हुआ, तब राजकुमारी स्वर्णलता ने तीसरे प्रश्न के लिए एक पिंजरा मंगवाया, जिसमें एक बाघ बंद था, और राजकुमारी ने कहा, बताइए युवराज, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े, कैसे इस बाघ को बाहर निकाला जा सकता है। अब राजकुमारी स्वर्णलता के इस सवाल को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भला बिना पिंजरे को खोले या तोड़े बाघ को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रश्न को सुनकर और बाघ को देखकर युवराज के तो पसीने छूट गए। वे बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबरा गया। उसने अपने दोस्त की ओर देखा। उसका दोस्त भी घबराया हुआ था। उसने युवराज को इशारा किया और युवराज ने फिर से राजकुमारी से इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए एक दिन का समय मांग लिया। इसी के साथ दरबार स्थगित हो गया।
सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। युवराज बहुत परेशान था और उसके दोस्त मंत्री के बेटे का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सारे सहयोगी दरबारी भी गमगीन थे। युवराज की आंखों से भी ये सोच सोचकर आंसू टपक रहे थे कि शादी तो अब होने वाली नहीं है और जग हंसाई होगी सो अलग। थोड़ी देर बाद जब रात गहराई तब मंत्री का बेटा अपने कक्ष से निकलकर उस राज्य के न्याय अधिकारी के बेटे के घर जा पहुंचा और उससे कहा, मैं युवराज का दोस्त हूं। न्याय अधिकारी की बेटी उसे देखते ही पहचान गई और कहने लगी, तुम वही चूड़ी वाले हो ना। अब मैं समझी कि तुम चूड़ी वाले का वेश बनाकर राजकुमारी के बारे में पता लगाने आए थे। तुम देखना कि हमारी राजकुमारी अब ऐसे प्रश्न करेगी कि युवराज उसका कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तब मंत्री के बेटे ने न्याय अधिकारी की बेटी से कहा, देखो तुम बड़ी ही सुंदर और नेक लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं, परंतु अगर युवराज का विवाह राजकुमारी स्वर्णलता से नहीं हुआ तो हमारा विवाह भी संभव ना हो पाएगा। ये कहकर मंत्री का लड़का रोने लगा। तब न्याय अधिकारी की बेटी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं भी तुमको पसंद करती हूं और तुमसे विवाह करना चाहती हूं। हमारा विवाह अवश्य होगा। मैं तुम्हें राजकुमारी के तीसरे कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना और राजकुमारी को ये उत्तर अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली बाघ नहीं है, बल्कि वो मोम का बाघ है। बिल्कुल असली बाघ की तरह बनाकर खड़ा किया गया है। अगर लोहे की एक गर्म चीज बाघ के पेट में भोस दी जाए तो उसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह से बाघ बिना पिंजरे को खोले और तो दौड़े पिंजरे से बाहर आ जाएगा। ये उत्तर सुनकर मंत्री के बेटे ने न्याय अधिकारी की बेटी को धन्यवाद दिया और तुरंत वापस युवराज के पास आ गया। युवराज को सारी बात बताई। सही उत्तर जानकर युवराज बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अगले दिन फिर से दरबार लगा और सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी आई और उसने युवराज से कहा, बताइए राजकुमार, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे या वापस जाना चाहते हो? तब युवराज ने हंसकर कहा, हे अक्लमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। युवराज के इतना कहते फिर से वो बाघ का पिंजरा वापस दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बड़े ही हैरान थे कि अब युवराज बिना उस पिंजरे को खोले और तोड़े उस बाघ को बाहर कैसे निकाल लेगा। तब युवराज ने लोहे के पिंजरे को और बाघ को थोड़ी देर तक देखा, फिर हुक्म दिया कि लोहे की सलाखें लाई जाए और आग जलाई जाए
तब तुरंत युवराज के आदेश अनुसार लोहे की सलाखें लाई गई और आग सुलगा दी गई। राजकुमार ने लोहे की सलाखों को आग पर गर्म करना शुरू किया और लाल करने लगा। दरबार में बैठे सभी लोग युवराज को देखकर हैरान और परेशान थे कि आखिर युवराज करना क्या चाहते हैं। जब लोहे की सलाखें गर्म होकर सुर्ख लाल हो गई, तब युवराज ने उस लोहे के गर्म सलाखों को पिंजरे के अंदर रखे शेर के पेट में तेजी से भोंक दिया। जैसे ही गर्म सलाखें मोम के बने शेर के पेट में गई, तो मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया और इस तरह से युवराज ने बिना पिंजरे को खोले और तोड़े बाघ को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। ये देखकर पूरा राज दरबार तालियों से गूंज उठा और सभी खुशियां मनाने लगे। अब युवराज राजकुमारी स्वर्णलता के तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर विवाह की शर्त पूरी कर चुका था। अगले दिन बड़े धूमधाम से युवराज और राजकुमारी स्वर्णलता का विवाह कर दिया गया। साथ ही मंत्री के लड़के और न्याय अधिकारी की बेटी का भी विवाह कर दिया गया। अब युवराज राजकुमारी स्वर्णलता को लेकर और मंत्री का बेटा न्याय अधिकारी की बेटी को लेकर अपने घर आ गए। राजमहल में उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजकुमारी स्वर्णलता को भी ये बात कभी पता नहीं चली कि उसके साथ युवराज ने धोखा किया था, कि युवराज ने खुद तो जवाब दिए नहीं थे, बल्कि मंत्री के लड़के ने उसे सारे जवाब बताए थे। एक दिन मंत्री का लड़का और युवराज आपस में बातें कर रहे थे। तब युवराज ने मंत्री के लड़के से कहा कि अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मुझे राजकुमारी स्वर्णलता कभी भी नहीं मिलती और मैं इसे बहुत प्यार करता था और करता हूं। अगर मेरी शादी इससे नहीं होती तो मैं मर जाता। आज तुम्हारी ही वजह से हम खुश हैं। अब वे दोनों बातें कर रहे थे। उन दोनों की बातें राजकुमारी ने सुन ली। जब राजकुमारी को ये बात पता चली कि मैं जिस युवराज को बुद्धिमान समझ रही थी वो तो बुद्धू है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, तब वे बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब तो उसकी शादी भी हो गई थी। वे बहुत चिंतित हो गई थी। वो ये सोच रही थी कि भले ही युवराज को मेरे तीनों सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन उनको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, जबकि उन्होंने मंत्री के लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। यही बात सोच सोचकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगी। अब उसे किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं रहा, जबकि वह सारा दिन चिंतित और परेशानी रहती थी। जब युवराज ने राजकुमारी स्वर्णलता को बहुत ज्यादा परेशान देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है?
राजकुमारी स्वर्णलता, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या हुआ है? आजकल आप बहुत ही बदली बदली लग रही हो। तब राजकुमारी ने कहा कि अब बताने से क्या मतलब है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बदल सकता। और ये कहकर राजकुमारी वहां से चली गई। युवराज की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है। अब राजकुमारी स्वर्णलता ने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया और वो चिंता के कारण किसी भी चीज में भाग नहीं लेती थी, जबकि सारा दिन परेशान रहती थी। अब उसके सास ससुर यानी महाराजा महारानी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब राजकुमारी की चिंता में युवराज ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब वो बहुत ही ज्यादा राजकुमारी की चिंता में युवराज ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी स्वर्णलता ने युवराज की ये दशा देखी तो वो बहुत ही परेशान हो गई। तब सभी लोगों ने राजकुमारी को बताया कि जब आपके सोने के बालों को युवराज ने देखा था तो आपको ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। वे बहुत ही परेशान रहते थे। तब राजकुमारी स्वर्णलता युवराज के पास गई और उससे कहने लगी, मैं आपके झूठ की वजह से इतनी दुखी हूं। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं निभाया जाता है। तब युवराज ने कहा कि मैं आपको पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे बस आपको पाना है। तब राजकुमारी युवराज से कहती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सच पर रहना होता है, लेकिन हम पता नहीं कैसे और किन बातों में आकर सच से मुंह मोड़ लेते हैं और झूठ को अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए। तब युवराज कहता है कि राजकुमारी, तुम चाहो तो मैं पूरे राज्य के सामने तुमसे माफी मांग सकता हूं। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब राजकुमारी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मेरे सामने कम से कम ये बात मानी तो सही कि आपने उस समय गलती की थी। बस मेरे लिए यही काफी है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छी कहानी ला सकूं।